माइंड मैप सीरीज का एम है किसी भी चैप्टर के निचोड़ को आपके दिमाग में सेट करना। यानी कि आपने कार पर धक्का दिया, कार आगे की तरफ बढ़ गई है, तो हम लोग कहेंगे फिजिक्स की भाषा में कि सर वर्क हुआ है और वर्क की वैल्यू हो जाएगी फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। यानी कि वर्क होने के लिए मिनिमम दो चीजों का रिक्वायरमेंट है, पहला है फोर्स, दूसरा है डिस्प्लेसमेंट, और तीसरी एक चीज और भी होती है जिसकी बात हम लोग अभी आगे करने वाले हैं। यानी कि अगर ये थीटा 90 नहीं है, फोर्स की भी कुछ वैल्यू है, डिस्प्लेसमेंट की भी कुछ वैल्यू है, तभी जाकर के आप वर्क कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है ना? हे गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। दिस इज शैलेंद्र पांडे वेलकमिंग ऑल ऑफ यू टू योर वंडरफुल प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, आपका बहुत बहुत वेलकम है आईसीएससी वाला के यूट्यूब चैनल पर। देखो बेटा, माइंड मैप सीरीज में पहला लेक्चर फिजिक्स का आपके पास आ गया था। माइंड मैप सीरीज का एम है किसी भी चैप्टर के निचोड़ को आपके दिमाग में सेट करना। यानी कि जब भी आपका मन हो कि आप इस चैप्टर को आधे घंटे के अंदर रिवाइज करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपको ये माइंड मैप का लेक्चर देखना चाहिए। ठीक है, इसके लिए आपको लेक्चर का यानी इस चैप्टर का एक जो बेसिक नॉलेज है वो होना चाहिए। उसके बाद ही ये लेक्चर आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा, ताकि आप अपनी सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही क्विकली रिवाइज कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 की बात करने वाले हैं, जिसका नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी। यानी इस चैप्टर में तीन चीजों की बेसिक बात होगी। सबसे पहले हम लोग वर्क के बारे में पढ़ेंगे, एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, और फाइनली पावर क्या होता है, इसके बारे में भी बात हम लोग इसी चैप्टर में करने वाले हैं। सबसे पहली बात यह है कि सर वर्क क्या होता है। बेटा देखो, फिजिक्स ये कहता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर आपने फोर्स लगाया है और उस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट किया है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को ही वर्क कहा जाता है। यानी कि आपने कार पर धक्का दिया, कार आगे की तरफ बढ़ गई है, तो हम लोग कहेंगे फिजिक्स की भाषा में कि सर वर्क हुआ है और वर्क की वैल्यू हो जाएगी फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। लेकिन एक बात बहुत ध्यान से अपने दिमाग में सेट कर लो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तभी अप्लाई किया जाता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का ही डायरेक्शन सेम हो, यानी कि दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री हो। लेकिन अगर हम लोग किसी भी दीवार पर फोर्स लगातार लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन दीवार ने बिल्कुल भी डिस्प्लेसमेंट नहीं किया है, तो सर ऐसे केस में फिजिक्स कहता है कि भाई वर्क की वैल्यू 0 हो गई। यानी कि वर्क होने के लिए मिनिमम दो चीजों का रिक्वायरमेंट है, पहला है फोर्स, दूसरा है डिस्प्लेसमेंट, और तीसरी एक चीज और भी होती है जिसकी बात हम लोग अभी आगे करने वाले हैं। यानी कि अगर मैं आपको यही वर्क डिटेल में समझाऊं, तो मेरी बात को बहुत ध्यान से देखो। अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिस पर फोर्स किसी एंगल पर लग रहा है, और ये एंगल हम लोग डिस्प्लेसमेंट के साथ ले रहे हैं, थीटा एंगल, यानी कि इस तरह का हम लोगों ने फोर्स लगाया है, तो ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ किया है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसने डिस्प्लेसमेंट किया है, लाइक दिस। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को अगर मैं डी डिनोट कर दूं, ये देखो, यानी डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में, जबकि फोर्स किसी थीटा एंगल पर लग रहा था, तो ऐसे में बेटा होता क्या है, वर्क का फॉर्मूला बन जाता है एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई डी। सर एफ कॉस थीटा क्या है? एफ कॉस थीटा फोर्स का वो कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। बेटा अगर ये फोर्स एफ है, ये एंगल थीटा है, तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है एफ कॉस थीटा, एंगल के साथ वाला कंपोनेंट एफ कॉस थीटा। एक कंपोनेंट और होगा जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में है, दैट इज एफ साइन थीटा। ठीक है, लेकिन हमको मतलब सिर्फ और सिर्फ एफ कॉस थीटा से है, क्योंकि ये एफ कॉस थीटा फोर्स की डायरेक्शन में है। तो वर्क को लिखा जा सकता है एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यानी कि वर्क होने के लिए बेटा तीन चीजों की इंपॉर्टेंस होती है। यानी फोर्स कुछ ना कुछ होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ होना चाहिए, और ये जो एंगल थीटा है वो 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ये एंगल 90 होगा, देखो कॉस 90 की वैल्यू बेटा 0 होती है। ठीक है, तो पहले मैं तुम्हें कॉस में सारी वैल्यूज बता दूं। कॉस 0 1 होता है, कॉस 30 डिग्री जो है वो अंडर रूट 3/2 के बराबर होता है, कॉस 45 जो है वो 1/√2 के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद कॉस 60 डिग्री जो होता है हमारा वो 1/2 के बराबर है, कॉस 90 डिग्री जो होता है बेटा वो 0 के बराबर होता है, और कॉस 180 डिग्री जो होता है वो आपका -1 के बराबर होता है। ये सारी ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज हैं, ये सारी वैल्यूज बेटा आपको पता होनी चाहिए। एक जगह कॉपी पर अपने इसको आप लोग प्रॉपरली नोट कर लीजिए। ठीक है ना? अब अगर ये कॉस थीटा 90 नहीं होगा,
यानी कि cos 90 की वैल्यू 0 अगर यहां पर नहीं रखेंगे हम लोग, यानी कि अगर ये थीटा 90 नहीं है, फोर्स की भी कुछ वैल्यू है, डिस्प्लेसमेंट की भी कुछ वैल्यू है, तभी जाकर के आप वर्क कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर सबसे पहला केस हो गया कि अगर थीटा एंगल 0 हो जाएगा तो ऐसे में बेटा जो वर्क होता है वो मैक्सिमम हो जाता है, और मैक्सिमम वर्क की वैल्यू ही होती है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाए हमारा 0 डिग्री के बराबर, राइट। यही एंगल थीटा बेटा अगर एक्यूट एंगल होगा, थीटा के एक्यूट होने का मतलब अगर ये थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच का कोई भी एंगल होगा, तो ऐसे में जो वर्क होता है बेटा वो पॉजिटिव होता है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, क्योंकि अगर थीटा एंगल एक्यूट है तो कॉस थीटा जो है वो पॉजिटिव होता है। कॉस थीटा पॉजिटिव होगा तो वर्क भी पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल एक्यूट है तो वर्क डन वहां पर पॉजिटिव होता है, पहला केस। दूसरा केस है कि अगर ये थीटा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल कहने का मतलब होता है कि अगर ये थीटा आपका 90 और 180 के बीच का एंगल है, तो ऐसे केसेस में वर्क डन निगेटिव होता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस पर्टिकुलर एंगल के लिए जो कॉस थीटा है वो हमारा निगेटिव होता है, यानी कि अगर एक थीटा एंगल ऑब्ट्यूज है तो कॉस थीटा निगेटिव है और वर्क डन भी निगेटिव है। लास्ट केस है कि अगर यही थीटा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, कॉस 90 बेटा हमारा जो होता है इस कंडीशन में 0 हो जाएगा, ठीक है, और वर्क की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। यानी कि वर्क डन जो है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो यहां पर फिलहाल वर्क के बारे में बता रहे हैं कि वर्क डन बाय अ फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स सेम डायरेक्शन में होता है तभी हम लोग ये फॉर्मूला लिखते हैं W इज इक्वल टू एफ इंटू डी के बराबर। अदरवाइज हम लोग फॉर्मूला कौन सा लिखेंगे, एफ डी कॉस थीटा के बराबर, और वर्क आपका पॉजिटिव निगेटिव 0 कुछ भी हो सकता है। ये वाला पॉइंट मैंने आपको यहीं पर समझा दिया है, डिपेंडिंग ऑन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो वर्क के 0 होने के दो कारण और भी हो सकते हैं। अगर फोर्स 0 होगा बेटा तो भी हम लोग वर्क को 0 कहेंगे, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा जैसे दीवार पे धक्का लगा रहे थे तो वहां भी वर्क 0 हो जाता है, और अगर थीटा 90 होगा तो भी वर्क हमारा 0 हो जाता है। यानी कि ऐसे बहुत से केसेस हो सकते हैं। यानी अगर मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, उस पर मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है और वो ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो ऐसे में जो वर्क होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट केस ले लें हम लोग कि भाई ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इधर की तरफ जा रहा है, लेकिन इस पर जो फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है, देखो फ्रिक्शन का फोर्स जनरली मोशन का, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। यानी ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों फ्रिक्शन का फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। अगर मैं तुमसे कहूं वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स बता दो, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स यहां पर निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, जबकि एक्सटर्नल फोर्स जो था इसकी वजह से जो वर्क डन था वो पॉजिटिव है। यहां पर फ्रिक्शन आ गया तो फ्रिक्शन की वजह से जो वर्क डन है वो हमारा निगेटिव वर्क डन होगा, सो दैट इज अ निगेटिव वर्क डन। और थर्ड केस की अगर मैं बात करूं, मान लो ऑब्जेक्ट है हमारा वो इधर की तरफ जा रहा है और उसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, वेट उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। मैं आपसे कहूं कि इस वेट की वजह से वर्क डन बता दीजिए। देखो वेट mg जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है जबकि ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है। मैं आपसे कहूं वर्क डन बाई वेट बता दीजिए, ग्रेविटी की वजह से वर्क डन बता दीजिए, तो वो वर्क डन 0 है क्योंकि यहां पर एंगल थीटा जो है वो 90 के बराबर है। सिमिलरली मैं आपसे कहूं कि सर्कुलर मोशन में कोई भी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वर्क डन बता दो। जब ऑब्जेक्ट यहां पर होगा बेटा तो सेंट्रीपिटल फोर्स उसका सेंटर की तरफ होगा, ठीक है, जबकि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के डायरेक्शन में यानी इधर की तरफ। अगेन दोनों के बीच का एंगल कितना है हमारा 90, तो ऐसे में भी वर्क डन कितना होता है 0। यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वर्क डन कितना होता है, हमेशा 0 के बराबर। फिर कह रहे हैं वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स क्या होगा सर। देखो बेटा वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स का सिंपल मतलब आप समझ जाओ, इट इज एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जो होगा उसके नीचे का जो एरिया होगा दैट इज द वर्क डन अगेंस्ट वेरिएबल फोर्स, है ना। यानी कि अगर कभी ऐसा कोई केस हो जाए जहां पर इधर डिस्प्लेसमेंट ले लिया जाए और इधर फोर्स को ले लिया जाए, और मान लो वो ग्राफ तुम्हारा ऐसा बना है, ये ग्राफ सीधे सीधे शो कर रहा है कि भाई फोर्स जो है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है, फोर्स की जो वैल्यू है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि भाई मेरे को वर्क डन बता दो, तो वर्क डन का सिंपल सा मतलब हो गया इसके नीचे का ये एरिया। अब ये एरिया यहां पर चांस की बात है ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल का एरिया हम सबको पता है दैट इज हाफ बेस इंटू हाइट।
हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, बाकी ये एरिया कुछ भी बन सकता है, हो सकता है यहाँ पे रेक्टेंगल बन रहा हो, अगर ये ऐसा होता तो नीचे रेक्टेंगल बनता। ठीक है, तो वो भी बेटा एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। हो सकता है पैरेललोग्राम बनता, तो उसका क्या होता है भाई, 1/2 मल्टीप्लीकेशन ऑफ द डायगोनल्स, है ना, ये भी हो सकता था। हो सकता है आपका ट्रेपेजियम बन जाता, 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, जिसको हाइट भी बोल सकते हो, तो वो भी फॉर्मूला हो सकता था। अल्टीमेटली आपको एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ निकालना है, अगर वेरिएबल फोर्स की बात कर रहे हैं तो। फिर बात करते हैं कि इसके सर यूनिट्स क्या है, तो बेटा इसका एसआई यूनिट होता है जूल। ठीक है, जूल का मतलब होता है न्यूटन मीटर, फोर्स का यूनिट न्यूटन ले लो, डिस्प्लेसमेंट का मीटर ले लो, तो उसी को जूल कहते हैं। इसके अलावा और भी यूनिट्स हो सकते हैं, जैसे किलोग्राम फोर्स मीटर, 1 किलोग्राम फोर्स 9.8 न्यूटन के बराबर है, तो 1 किलोग्राम फोर्स मीटर 9.8 जूल्स के बराबर होता है। सीजीएस यूनिट की बात करें तो वो अर्ग होता है। ठीक है, और 1 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर की बात करें तो 1 ग्राम फोर्स 980 डाइन्स के बराबर होता है, इसलिए 1 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर को 980 अर्ग भी लिखा जा सकता है। ठीक है ना, 1 जूल जो होता है बेटा वो 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर है। इस रिलेशन को बहुत अच्छे से दिमाग में रखिएगा। कारण क्या है कि 1 न्यूटन जो होता है वो 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है, और 1 मीटर जो है वो 10 की पावर 2 सेंटीमीटर के बराबर होता है। इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 न्यूटन मीटर को ही तो 1 जूल कहा जाता है, दैट इज इक्वल टू 10 की पावर 7 डाइन सेंटीमीटर, जिसको अर्ग कहा जाता है। तो 1 जूल आपका 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर हो गया। फिर आपसे कह रहे हैं सर पावर क्या चीज है, बेटा पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि वर्क डन अपॉन टाइम टेकन इज सिंपली डिफाइंड एज पावर। पावर सर स्केलर क्वांटिटी है। पावर कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। वर्क भी कैसी क्वांटिटी थी, स्केलर, कोई डायरेक्शन इनके पास नहीं होता है। यूनिट की मैं बात करूं तो बेटा इसका यूनिट हो जाएगा जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड को ही वॉट कहा जाता है। ठीक है, इसका दूसरा यूनिट सीजीएस यूनिट क्या हो सकता है, अर्ग पर सेकंड। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स बनाए जा सकते हैं। सो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज सिंपली नोन एज पावर, राइट। फिर यूनिट्स ऑफ पावर की बात करें तो वॉट इसका यूनिट है। ठीक है, अगर 1 जूल का वर्क 1 सेकंड में हो रहा हो, 1 सेकंड में हो रहा हो, तो उसका पावर जो होता है वो हमारा 1 वॉट के बराबर है। बड़े यूनिट्स भी है भाई, किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट। तो 1 किलोवाट मतलब 1000 वॉट, मेगावाट मतलब 10 की पावर 6 वॉट, गीगावाट मतलब 10 की पावर 9 वॉट। ऐसे छोटे यूनिट्स भी हो सकते हैं, मिलीवाट, माइक्रोवाट, ये आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, हॉर्स पावर भी यूनिट हो सकता है। 1 हॉर्स पावर जो है वो 746 वॉट के बराबर होता है। तो ये देखो लिखा ही है यहां पर, 1 हॉर्स पावर इज 746 वॉट्स के बराबर। फिर एनर्जीज के बारे में आते हैं। बेटा एनर्जी का मतलब ये है, अगर कोई भी बॉडी वर्क कर रही है, इसका मतलब वो बॉडी एनर्जेटिक है, यानी कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। यानी कि अगर एनर्जी है तभी वर्क किया जा सकता है, या दूसरे शब्दों में कहें कि अगर बॉडी ने वर्क किया है मतलब उसके अंदर एनर्जी थी, राइट। सो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी, और यही चीज यहां पे लिखा है, कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, लाइक वर्क एनर्जी इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। तो चाहे वर्क हो, एनर्जी हो, पावर हो, ये तीन के तीनों जो है स्केलर क्वांटिटी है, इनमें किसी के पास भी यूनिट नहीं होता है। बेटा एनर्जी का यूनिट भी, सॉरी, इनमें किसी के पास डायरेक्शन नहीं होता है। एनर्जी का जो यूनिट है वो हमारा जूल होता है। तो 1 जूल जो है वो 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर है। इसके अलावा कुछ बड़े यूनिट्स भी होते हैं, जैसे वॉट आर कह लो या किलोवाट आर कह लो। ठीक है, देखो वॉट आर या किलोवाट आर कहां से आया है समझ लो। पावर जो होता है वो वर्क अपॉन टाइम होता है, तो बेटा वर्क जो है वो पावर इनटू टाइम होता है। अगर मैं पावर को किलोवाट में ले लूं और टाइम को आवर्स में ले लूं, तो वर्क का एक नया यूनिट बन गया किलोवाट आर। ठीक है, क्योंकि वर्क इज ऑल्सो कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, या वर्क इज आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। अगर मैं कहूं कि वर्क और एनर्जी इक्विवेलेंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, कि एनर्जी का भी एक यूनिट हमारे पास आ गया किलोवाट आर के बराबर। ठीक है, तो 1 किलोवाट आर जो है ये 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर है, जबकि 1 वॉट आर की अगर मैं बात करूंगा तो वो 3600 जूल्स के बराबर होता है। एकदम सिंपल सिंपल चीजें हैं, इसमें कुछ भी टफ नहीं है, राइट। सबसे इजी चैप्टर में से ये आपका एक चैप्टर है। इसके अलावा बेटा एनर्जी के 2 यूनिट्स और हो सकते हैं, कैलोरी या इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 कैलोरी का मतलब हो गया इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 यूनिट ऑफ वाटर, है ना, 1 ग्राम ऑफ वाटर बाई 14.5
5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। यानी 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ाना है, वो भी 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस करना चाहते हैं, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो 1 कैलोरी होती है, और 1 कैलोरी जो है वो 4.18 जूल या 4.2 जूल भी लिख सकते हो। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? अगर किसी एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से पास कर दिया जाए तो उसके अंदर एनर्जी आ जाती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है बेटा 1.6 इंटू 10 की पावर -19, इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल्स के बराबर है। तो ये एनर्जी का एक छोटा सा यूनिट होता है। फिर आपको एनर्जी के टाइप्स की बात कर रहे हैं कि भाई मैकेनिकल एनर्जी क्या है। अगर हम कोई भी मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए जो हमारी कैपेसिटी है ना, तो वो ही हमारी मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। सो कैपेसिटी टू डू मैकेनिकल वर्क इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। कोई बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में होने की वजह से उसके पास कोई एनर्जी है, ठीक है, मोशन में होने की वजह से कोई एनर्जी है, तो उसी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी का नाम देते हैं। मैकेनिकल एनर्जी में मेनली दो एनर्जी की बात की जाती है, काइनेटिक और पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी जो है बेटा वो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से होती है, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन या फिर कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होती है। पोजीशन या फिर उसके स्टेट की वजह से या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होती है। इन्हीं दोनों एनर्जीज के सम को ही बेटा मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है, राइट। फिर पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन या फिर कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो उसके अंदर एनर्जी है वही पोटेंशियल एनर्जी है। पोजीशन का मतलब होता है जनरली उसकी हाइट, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर है तो बेटा ग्राउंड पर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को 0 मानते हैं, और अगर वो ऑब्जेक्ट ग्राउंड से सर्टेन हाइट पर है तो यहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी को mgh के बराबर माना जाता है। हालांकि ये अगर हम लोग कंपेयर करके देखें तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh है, तो एक हिसाब से देखो तो ये डेल्टा यू है, दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बट क्योंकि ग्राउंड पर 0 मानते हैं इसीलिए इसको इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी यू भी कहा जा सकता है। यानी पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला आ गया mgh के बराबर, और बेटा इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है जो कि पोजीशन की वजह से है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो कॉन्फ़िगरेशन की वजह से भी एनर्जी पॉसिबल है। जैसे अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोगों ने किसी एक स्प्रिंग से लटका रखा है, ठीक है, देखो किसी भी स्प्रिंग का एक कांस्टेंट होता है जिसको के से डिनोट किया जाता है। क्लास 11th में आप लोग स्प्रिंग के बारे में थोड़ा और डिटेल में सीखेंगे। फिलहाल अगर किसी भी स्प्रिंग का कांस्टेंट के बराबर हो और उसका मास m के बराबर है, और आपने स्प्रिंग भाई लटकाओगे अगर मास को तो ऑब्वियस है स्प्रिंग खिंच जाएगा, स्प्रिंग खिंच जाएगा। अगर स्प्रिंग खिंच जाएगा तो यहां कहीं आकर के वो स्प्रिंग रुकेगा, है ना। यानी कि इस कंडीशन और इस कंडीशन में वो स्प्रिंग कितना खिंच गया, x के बराबर। तो मेरे प्यारे बच्चों स्प्रिंग के खिंचे होने की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी आती है वो उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। ये कौन सी एनर्जी थी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये कौन सी एनर्जी है? खिंचे होने की वजह से जो एनर्जी है या स्प्रिंग के दबे होने की वजह से जो एनर्जी होती है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का यहां फॉर्मूला हाफ kx स्क्वायर होता है, जहां पर k क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। k क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। और सर x क्या है? x का मतलब होता है इलोंगेशन और कंप्रेशन इन द स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग कितना, स्प्रिंग जो है वो कितना खिंच गई है या वो स्प्रिंग कितना दब गई है, वो x से डिनोट होता है, ठीक है ना। तो यहां पर वही चीज आपको बताया गया कि भाई पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज है। फिर पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स तो मैं पहले ही आपको बता चुका। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किसी भी स्प्रिंग के खिंचे या दबे होने की वजह से जो एनर्जी होती है वो उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है, ठीक है। फिर बात आई काइनेटिक एनर्जी। बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में होने की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी है वही एनर्जी हमारी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है, जहां पर v उस ऑब्जेक्ट की स्पीड है, ठीक है। एनर्जी कोई भी हो हमेशा स्केलर होती है, राइट, और इसका यूनिट जो है वो जूल होता है या अर्ग भी हो सकता है, ठीक है। बाकी काइनेटिक एनर्जी जो है इसके बारे में एक बात ध्यान रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो सकती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो ग्राउंड से नीचे गड्ढे में चला गया, यहां ग्राउंड है, ठीक है, यहां पर ऑब्जेक्ट था तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। लेकिन अगर वही ऑब्जेक्ट किसी गड्ढे में चला गया, मान लो ऑब्जेक्ट यहां पड़ा हुआ है, तो यहां पर अब इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट विल बी -mgh,
माइनस mgh। अगर अगर डेप्थ h के बराबर है तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgh है। और वही अगर वो किसी पहाड़ पर ऊपर चला गया ऑब्जेक्ट, मान लो h हाइट ऊपर यहां कहीं पर अगर ऑब्जेक्ट पहुंच गया है तो यहां पर उसकी एनर्जी कितनी होगी, mgh के बराबर। यानी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी हमेशा कैसी होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है जिसके पास कुछ मास है, जिसके पास कुछ स्पीड है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी और वो हमेशा और हमेशा पॉजिटिव ही होने वाली है। तो काइनेटिक एनर्जी का आपको बता रहे हैं कि भाई डेरिवेशन कैसे होता है। देखो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्पीड 0 है तो उसकी स्पीड को 0 से v तक पहुंचाने के लिए जितना वर्क हम उसके ऊपर करते हैं वही काइनेटिक एनर्जी है। तो बेटा थर्ड इक्वेशन लगाओगे तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as आ जाएगा। तो v स्क्वायर बराबर 0 का स्क्वायर प्लस 2as, यहां से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई v स्क्वायर अपॉन 2a के बराबर। अब हमें निकालना था वर्क डन, जो कि होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हैं v स्क्वायर अपॉन 2a। मेरे प्यारे बच्चों a से a कट जाएगा तो वर्क की वैल्यू आ गई हाफ mv स्क्वायर। यानी कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था उसको रेस्ट से v वेलोसिटी तक पहुंचाने के लिए हमने वर्क किया है हाफ mv स्क्वायर के बराबर। और जितना वर्क हम उसके ऊपर करते हैं वही वर्क उसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, जिसको काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी का बेटा फॉर्मूला हो गया हाफ mv स्क्वायर। फिर कह रहे हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन है। देखो, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर। अगर m का मल्टीप्लाई और m का डिवाइड कर दें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन मल्टीप्लाई करने से क्या बना, mv का होल स्क्वायर, और डिवीजन वाला क्या हो गया 2m। mv ही मोमेंटम होता है तो ये बना मोमेंटम का होल स्क्वायर अपॉन 2m। तो मेरे प्यारे बच्चों काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया p स्क्वायर अपॉन 2m। यहां से मोमेंटम को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी के बराबर। यानी अगर कभी भी काइनेटिक एनर्जी दिया जाए तो आप मोमेंटम निकाल सकते हो, मोमेंटम दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो यूजिंग दीज टू फॉर्मूला। सर मोमेंटम क्या है? मोमेंटम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है। ऑब्जेक्ट का मास और उसके वेलोसिटी के प्रोडक्ट को ही मोमेंटम कहा जाता है। इसके बाद बेटा हमसे वर्क एनर्जी थ्योरम की बात कर रहे हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर कितने भी फोर्स लगाकर, किसी भी तरह का फोर्स लगाकर जो तुमने टोटल वर्क डन किया है, टोटल वर्क किया है, वही टोटल वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। यानी कि वर्क डन ऑन the object by any type of force is always equal to change in the kinetic energy of the body, है ना। यानी कि वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। इसका सिंपल सा मतलब है कि वर्क डन जो है वो हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर के बराबर होता है। हाफ mv स्क्वायर उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, हाफ mu स्क्वायर उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। सर कैसे आएगा? तो बेटा देखो, कोई ऑब्जेक्ट जो कि u स्पीड से मूव कर रहा था उसकी स्पीड को u से v तक बढ़ाने के लिए जितना वर्क हमने किया है वही तो यहां पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, राइट। तो आप वही इक्वेशन लगाओगे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, तो आपको पता चलेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कितना वर्क किया सर हमने? वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर। फोर्स हो गया m इंटू a के बराबर, और डिस्प्लेसमेंट जो हमने किया वो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a के बराबर। मेरे प्यारे बच्चों a से a कैंसिल होगा, m को अंदर ले जाओगे तो पहला टर्म बनेगा हाफ mv स्क्वायर, दूसरा बनेगा हाफ mu स्क्वायर। यानी कि जो वर्क हमने किया है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। यहीं से आपका वर्क एनर्जी थ्योरम जो है प्रूव हो जाता है। अभी से लेके क्लास 11th तक वर्क एनर्जी थ्योरम हमेशा यही रहेगा कि वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब थोड़ा सा ऊपर लेवल की बात करते हैं। सर आप बार बार ये क्यों बोले ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस? बेटा फोर्स के कई सारे टाइप होते हैं। एक्सटर्नल फोर्स जो बाहर से लगाया जाए, इंटरनल फोर्स जो अंदर ही अंदर बॉडी में लग रहा हो। जैसे आप किसी कुर्सी पर बैठे हैं तो कुर्सी के जो चारों पाए होते हैं उन पर बहुत ज्यादा टेंशन है, ये टेंशन उसका अपना इंटरनल फोर्स होता है, ठीक है ना। तो फोर्स एक्सटर्नल हो सकता है, इंटरनल हो सकता है। फोर्स कंजर्वेटिव हो सकता है, नॉन कंजर्वेटिव हो सकता है। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होते हैं जिनकी वजह से किया हुआ वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, वो कंजर्वेटिव है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, जैसे आपका कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हालांकि आपने अभी पढ़ा नहीं, कोई बात नहीं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होते हैं जिनकी वजह से किया हुआ वर्क पाथ पर डिपेंड करता है। जैसे फ्रिक्शन का फोर्स, फ्रिक्शन टाइप का फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो फोर्स चाहे एक्सटर्नल हो, इंटरनल हो, कंजर्वेटिव हो, नॉन कंजर्वेटिव हो, रियल फोर्स हो, स्यूडो फोर्स हो,
रियल फोर्स वो होता है जो सच में लग रहा है, स्यूडो फोर्स वो होता है जो कहां से आया हमें नहीं पता, बस फील हो रहा है, जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको सिखाया था। ठीक, तो कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये है, किसी भी तरह के फोर्स की वजह से किया हुआ वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, इसी को वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं। ठीक है, तो ये उसका डेरिवेशन है, मैं पहले ही बता चुका हूं। फिर काइनेटिक एनर्जी के आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स बता रहे हैं, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रांसलेशनल मोशन में आगे की तरफ बढ़ रहा है तो उसके पास हाफ एम वी स्क्वायर की काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, इट हैज काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। रोटेशनल मोशन का मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी किसी एक एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे घूम रहा है तो बेटा इसके पास भी एनर्जी होती है। क्लास 11th में जब आप आएंगे तब आप पढ़ेंगे इस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है, जहां पर आई उस ऑब्जेक्ट का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, आई उस ऑब्जेक्ट का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। बेटा जो काम ट्रांसलेशनल मोशन में मास करता है, रोटेशनल मोशन में वही काम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। ये चीज आप लोग क्लास 11th में सीखेंगे। सर ओमेगा क्या चीज है? ओमेगा होती है बेटा एंगुलर स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओमेगा क्या चीज है सर? एंगुलर स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो बहुत ध्यान से समझो, ट्रांसलेशनल मोशन में जो काम मास ने किया वही काम रोटेशनल मोशन में किसने किया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ने किया। जो चीज यहां पे लीनियर स्पीड होती है वही यहां पर क्या होती है? एंगुलर स्पीड होती है। तो ये फॉर्मूला तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट मैंने आपको फिर भी इस चीज का हिंट दिया है कि जैसे जब ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल मोशन में होता है ना, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी ही जगह पर घूम रहा है, जैसे कोई पंखा घूम रहा होता है, फैन है ना, तो उसके पास बेटा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, जो 11th में पढ़ोगे, जिसका फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। तीसरा है बेटा वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। देखो इसकी बात तब करते हैं जब कोई भी मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर होता है, एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। जब कोई भी मॉलिक्यूल या एटम बहुत हाई टेम्परेचर पर होता है तो अपनी ही जगह पर वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। तो ये वाइब्रेशन वाली जो एनर्जी होती है उसी को वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी कहा जाता है। लेकिन इसकी बात सिर्फ और सिर्फ हम लोग कब करते हैं? एट वेरी 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 हाई टेम्परेचर, है ना। लो टेम्परेचर पर इसकी बात नहीं किया जाता है। फिर बता रहे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कह लो या कन्वर्जन ऑफ एनर्जी कह लो। देखो एनर्जी के कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि भाई टोटल जितनी एनर्जी पहले थी उतनी ही एनर्जी बाद में रहेगी, सिर्फ एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो पहले आपको यही सिखा रहे हैं कि यार जब बात डायनमो की यानी जनरेटर की जाती है वहां मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होता है, लेकिन जब बात मोटर की करते हैं वहां उल्टा काम होता है, यानी इलेक्ट्रिकल जो है वो मैकेनिकल में कन्वर्ट होता है। जब बात इलेक्ट्रिक आयरन की जाती है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में, और जब बात थर्मोकपल की जाती है तो वहां पे हीट एनर्जी इलेक्ट्रिकल में। जब बात हम लोग लाउड स्पीकर की करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड में, और जब माइक्रोफोन की बात करते हैं तो साउंड एनर्जी वापस इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है। किसी भी बैटरी के चार्जिंग के टाइम में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में, और जब वो डिस्चार्ज हो रहा हो यानी कि जब सेल को यूज किया जा रहा हो तब उसकी केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाती है। जब हम किसी कैंडल की बात करते हैं तो केमिकल एनर्जी लाइट में, और जब सन या फोटोसिंथेसिस की बात किया जाए तो वहां पे लाइट एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट होती है। सिमिलरली बल्ब में इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट में, और किसी भी फोटो सेल में लाइट एनर्जी वापस इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है। तो इस तरह के बहुत सारे कन्वर्जन्स हैं जो आप अपना दिमाग लगा करके लिख सकते हो कि किस तरह की एनर्जी को किस फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सिंपली कहता है एनर्जी कैन नाइदर बी created nor be destroyed, it can just be transferred from one form to another form। आप एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, क्रिएट भी नहीं कर सकते, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। यानी पूरे यूनिवर्स की जो टोटल एनर्जी होती है मेरे प्यारे बच्चों वो कांस्टेंट होती है, वो कंजर्व होती है ना। अब यहां पर आपको यही चीज बता रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन में कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से ड्रॉप करते हो नीचे की तरफ, ये सबसे नीचे वाला पॉइंट है, तो मैं आपको बताऊं जब ऑब्जेक्ट को यहां से ड्रॉप किया जाता है वो बीच में यहां कहीं भी रहा होगा, फिर वो सबसे नीचे पहुंचा होगा, जितनी मैकेनिकल एनर्जी उसके पास यहां थी उतनी ही मैकेनिकल एनर्जी यहां पर होती है, उतनी ही मैकेनिकल एनर्जी यहां भी होती है। यानी कि जब ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप किया जाता है टोटल एनर्जी जो पहले थी वही यहां पर है, वही यहां पर है, वही हर पॉइंट पर होती है। यानी टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट फॉर दिस। बस क्या गेम होता है, जब ऑब्जेक्ट यहां पर है तो उसकी टोटल एनर्जी उसके पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है जो कि mg कैपिटल H के बराबर है। अगर मैं टोटल हाइट उसकी h मान लूं तो
भाई ऑब्जेक्ट का मास m है, h हाइट पर है, तो उसके पास टोटल एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी जो कि mgh के बराबर है। यही ऑब्जेक्ट जब सबसे नीचे पहुंचता है तो उसकी ये टोटल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वैल्यू हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर है, और सॉल्व करने पर ये भी mgh के ही बराबर निकल आती है। इसका मतलब क्या है, जितनी टोटल एनर्जी यहां थी उतनी ही टोटल एनर्जी यहां पर भी मेरे प्यारे बच्चों होती है। यहां पर वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है, और यहां पर वही एनर्जी आपकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है। लेकिन बीच के किसी भी पॉइंट पर अगर चेक किया जाएगा, बीच के किसी भी पॉइंट पर अगर चेक किया जाएगा, तो यहां पर जो मैकेनिकल एनर्जी है वो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर है, लेकिन उनका भी सम हमेशा mg कैपिटल H के ही बराबर होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। यानी कि अगर मैं यहां पर देखूं तो पोटेंशियल एनर्जी लगातार काइनेटिक में चेंज हो रही है, हो रही है, हो रही है, हो रही है, हो रही, और यहां पर सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई, है ना। तो जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज हो रही है, और जब वो नीचे से ऊपर जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में चेंज हो रही होती है, लेकिन टोटल एनर्जी यहां पर कंजर्व होती है। तो ग्राफ से अगर यही सेम चीज को ग्राफ में देखोगे तो टोटल एनर्जी देखो कांस्टेंट है, जबकि काइनेटिक एनर्जी लगातार घट रही है और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो लगातार बढ़ रही है। ये कंडीशन, ये जो ग्राफ है, ये बताया गया कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंक रहा हूं, तो ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकोगे, टॉप मोस्ट पॉइंट जो होगा यहां पर उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। फाइनल वेलोसिटी के जीरो होने का मतलब क्या हुआ, वहां पर काइनेटिक एनर्जी जीरो, यानी कि टोटल एनर्जी ऊपर वाले पॉइंट पर कौन सी होगी, पोटेंशियल। तो आप चेक करो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो से शुरू हुआ था, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, जीरो, और काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, मैक्सिमम, विच इज हाफ एम यू स्क्वायर। तो आपने यहां से उसको फेंकना शुरू किया जहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो था, सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी उसकी मैक्सिमम हो गई है, यानी पोटेंशियल एनर्जी लगातार बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी लगातार घट रही है। ठीक है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर अगर मैं देखूं तो काइनेटिक एनर्जी यहां पर कितना है, जीरो, जबकि पोटेंशियल एनर्जी यहां कितना है, मैक्सिमम, विच विल बी इक्वल टू mg कैपिटल H। यहां पर H इसका टोटल हाइट है, राइट। और बीच के किसी भी पॉइंट पर आप चेक करेंगे तो वहां पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल करोगे तो वो भी mg कैपिटल H के बराबर ही आएगा, राइट। बिल्कुल सेम तरह की चीज किसी भी सिंपल पेंडुलम में देखने को मिलती है। ये सिंपल पेंडुलम का मीन पोजीशन कहलाता है, ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन कहलाता है, ठीक है, और ये वाला भी उसका एक्सट्रीम पोजीशन कहलाता है। जब किसी भी सिंपल पेंडुलम को यहां से इधर खींच के छोड़ा जाता है तो ये ऐसे 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 करने लगता है। एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी जीरो और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, जबकि मीन पोजीशन पे काइनेटिक मैक्सिमम और पोटेंशियल जीरो होती है। इधर एक्सट्रीम पर भी काइनेटिक जीरो और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। कोई आपसे पूछे सिंपल पेंडुलम की मैक्सिमम स्पीड कहां पर है, मीन पोजीशन पे, मिनिमम स्पीड कहां है, एक्सट्रीम पोजीशन पे, कितनी होती है, जीरो के बराबर, राइट। तो ये कहां से हमको समझ में आया, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम लोग को सारी चीजें समझ में आती हैं। तो मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, ये था आपका चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी। यहां पर हम लोगों ने सारी चीजों की बात किया है। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वर्क एनर्जी थ्योरम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, और कैलकुलेशन ऑफ वर्क। तो सबसे पहले वर्क कैलकुलेट करना आना चाहिए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके आपको, है ना, एफ डी कॉस थीटा लगा करके आपको सॉल्व करना आना चाहिए। उसके बाद आपको वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स भी आना चाहिए, एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ठीक है। उसके बाद सीधे सीधे वर्क एनर्जी थ्योरम इंपॉर्टेंट है। पावर का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि वर्क अपॉन टाइम होता है, ठीक है। उसके बाद यहां पर हम लोग आ जाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स में, राइट। तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आधे घंटे में ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका बढ़िया से रिवाइज हुआ, है ना। तो सभी लोगों के कमेंट्स का वेट रहेगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस।